So hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the channel of Legal Sticks. So हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक बात कर रहे थे उसके बारे में एक बार आपको बता दूं। हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बेटा डिस्कस कर रहे थे और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करते टाइम मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आर्टिकल 80 के बारे में बता रहा था, जिसमें हम राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट करना सीख रहे थे कि हाउ द राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड और राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजों का यूज किया गया था। आज क्लास उसके आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो ये कुछ स्लाइड्स है जो मैं पहले कवर कर चुका हूं। पार्लियामेंट के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, जिसमें एक प्रेसिडेंट है और बाकी की 2 हाउसेस, जिसमें एक लोकसभा एक राज्यसभा है। यस, आर्टिकल 58 के अंदर हमें प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि एक इंसान जो इंडिया का सिटीजन है, एज 35 पूरी कर चुका है और इसी के साथ राज्यसभा जो लोकसभा है उसका एमपी बनने के एलिजिबल है, मतलब जो लोकसभा है उसका मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है और इलेक्शन के टाइम पर कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और गवर्नमेंट सर्विस उसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। हालांकि हम लोग प्रेसिडेंट को अभी और डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में बस एक पार्ट आर्टिकल 58 इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ताकि जो थर्ड पार्ट है, जिसको आप लोग प्रेसिडेंट को थर्ड पार्ट मतलब जो पार्लियामेंट का एलिमेंट है प्रेसिडेंट, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग जाए। आर्टिकल 80 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250 है। हालांकि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी इसकी सीट्स को हम लोगों ने 245 फिक्स किया हुआ है। तो 245 जो सीट्स आज की डेट में है, इट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001। तो जो सेंसस 2001 है उसके अकॉर्डिंग हमने सीट को फिक्स किया हुआ है। चलिए, तो आज हम लोग बेटा शुरू करेंगे लोकसभा के बारे में। और अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करता हूं तो आर्टिकल 81 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकॉर्डिंग टू विच लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years। अगर हम लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 सीट्स की है। बट अगेन अगर हम सेंसस 2001 की बात करें तो सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग अभी लोकसभा की सीट्स को हम लोगों ने 545 फिक्स किया हुआ है। यस, और 545 सीट्स की अगर हम बात करें तो पहले कभी 545 सीट्स में जो 2 सीट्स थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए, वो जो सीट्स थी 2 आउट ऑफ 545, वो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए हम लोगों ने कभी रिजर्व करी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आज की डेट में सर एंग्लो इंडियंस का क्या स्टेटस है। बेटा बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है तो पॉल साइंस में उस चेंज के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। और उसी तरीके से सन 2020 का एक अमेंडमेंट था जिसको 104 अमेंडमेंट एक्ट के नाम से आप जानते हैं। हालांकि इसका जिक्र मैं क्लास में दोबारा करूंगा, बट एक बार फिर भी समझ लीजिए 104 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। और इस एक्ट ने लोकसभा में से राज्यसभा जो लोकसभा है उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस की सीट को रिमूव कर दिया है। तो आज की डेट में अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस आप लोगों को बताऊं तो प्रेजेंट स्टेटस में देयर इज नो सीट्स रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियंस एनीमोर इन लोकसभा। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि देयर इज नो वैकेंसी फॉर एंग्लो इंडियंस और देयर इज नो सीट reserved for Anglo-Indians. There is no seat reserved for Anglo-Indians as of now. तो पहले जो सीटों को रिजर्व किया जाता था, अब एंग्लो इंडियंस की कोई भी सीट हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रिजर्व नहीं है। क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल जाहिर सा क्वेश्चन बनेगा आपके दिमाग में कि सर एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। तो बच्चों एंग्लो इंडियंस एक्चुअली में वो लोग हैं, अंग्रेज, जो इंडिया से मतलब इंडिया को तो फ्री कर गए 1947 15 अगस्त में, मगर वो लोग जो इंडिया में रह गए है ना, वो अंग्रेज जो इंडिया में रह गए। और अगर इंडिया की सोसाइटी के बारे में बात करें तो इंडिया की सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ अ वेरी एक्सेप्टिंग सोसाइटी, लोगों को एक्सेप्ट करती है। तो अगर इंडिया की सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो इंडिया की सोसाइटी में वो अंग्रेज जो कि इंडिया से नहीं जा पाए और इंडिया को छोड़ने का उनका मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे जो मींस इंग्लिश और ब्रिटिशर्स है, उनकी संतानें आज के डेट में एंग्लो इंडियंस कहलाती है। तो एंग्लो इंडियंस की सीट जो पहले हमारी लोकसभा में रिजर्व थी 245 में से 2, अब वो 104 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने हटा दी है। तो अब 545 सीट्स के ऊपर
इलेक्शंस होंगे, मतलब जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस ड्यू है वो लोकसभा के इलेक्शंस ही है, जिसमें टोटल 545 सीट्स पर इलेक्शंस पूरे इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे लोकसभा की। पहली बात समझ में आता है, आर्टिकल 81 हमारे जो लोकसभा है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 326। भाई आर्टिकल नंबर 326 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्टहुड सफरेज। यूनिवर्सल एडल्टहुड सफरेज की मतलब 18 या 18 से ऊपर के जितने सिटीजन हमारे इंडिया में हैं उन सभी को आप लोग कॉमनैलिटी से वोटिंग राइट्स देंगे, भले ही आप मतलब किसी भी बैकग्राउंड से हो, भले ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी मर्जी हो, और किसी भी तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इंडिया में अगर हम लोग वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। तो जो वोटिंग एक्ट है, अगर मैं वोटिंग एज की बात करता हूं तो इंडिया में दिस इज आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी के बाद कि आर्टिकल 326 किस बारे में बात करता है और पहले इंडिया में वोटिंग एज क्या हुआ करती थी। तो दोस्तों इंडिया में पहले वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी, 21 ईयर्स हुआ करती थी, मगर 1988 में इसी आर्टिकल में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया। 1988 में कौन सा अमेंडमेंट था? तो आंसर है 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के साथ 21 साल की जो ये उम्र थी इसको घटाकर 18 कर दिया गया है। तो आर्टिकल 326 में 1988 में अमेंडमेंट होता है, तो यहां पर हम लोग 1988 का 61st अमेंडमेंट लिख सकते हैं, जिसने वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 ईयर्स किया है। चलिए अब बात करते हैं कि 18 साल की उम्र के इंडिया में जितने सिटीजन्स हैं वो सब वोटिंग कर सकते हैं। और अगर लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा हमारे इंडिया में लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है जहां पर जो हमारी सिटीजन्स हैं, मतलब जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए अपने वोट को कास्ट करें। ऐसे इलेक्शंस को डायरेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन चुके हैं और आप ही के रिप्रेजेंटेटिव जब और रिप्रेजेंटेटिव को चुने आपके बिहाफ पर, जिसमें आप लोग वोट ना करें डायरेक्टली, मगर वो लोग वोट करें जिसके लिए आपने कभी पहले वोट किया था, इस तरह के इलेक्शंस को इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो अब बात है कि सर अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो कोई क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी है? बिल्कुल है। जैसे कि इंडिया का सिटीजन होना आपको बहुत जरूरी है। और जहां तक इंडिया के सिटीजन की बात आती है दोस्तों, तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है। 1955 का हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है और इंडिया का सिटीजन कैसे बना जा सकता है। उसके बाद आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए एंड आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, भली मतलब कोई सरकारी नौकरी आपके पास नहीं होनी चाहिए, इवन इफ दैट गवर्नमेंट सर्विस इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी नौकरी है, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइटिंग द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। इसी के साथ आपकी मेंटल कंडीशन और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी चेक की जाती है। बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए आप। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है और अगर आप 90 डेज तक अपनी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMIs को डिले करते हैं, तो ऐसे में बैंक आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है ना। और जब बैंक आपको इंसॉल्वेंट घोषित करता है, ऐसे में लास्ट में आपको बैंक बैंकरप्ट घोषित करता है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री में बैंकरप्सी लिख दी जाती है ना। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई इंसान MP के इलेक्शन लड़ेगा तो जाहिर सी बात है यार, ऐसा इंसान देश के नहीं, सबसे पहले अपने कर्जे चुकाने के बारे में सोचेगा। तो इसलिए ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। आपकी मेंटल कंडीशन या आपको कोई जो ब्रेन डिजीज है वो नहीं होनी चाहिए, प्लस आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 बात करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा? दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आती है। वो क्या है? अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, और लोकसभा का जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें आप लोग लोकसभा को 5 सालों के लिए चुनते हैं। सपोज कीजिए कि 2019 के जो इलेक्शंस थे उसका टाइम पीरियड 2024 में खत्म हो रहा है, मतलब अगले साल, राइट। बट अभी चल रहा है 2023। हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि जब 2019 में इलेक्शन हुए थे उस समय जो लोकसभा की सीट थी वो 545 सीट्स हैं टोटल। आज भी उतनी है, उस टाइम भी उतनी ही थी।
और यहां पर अगर किसी को गवर्नमेंट बनानी है, मतलब अगर आपको यूनियन गवर्नमेंट बनानी है, तो ऐसे में आपके पास कम से कम 274 सीट्स तो होनी चाहिए। आउट ऑफ 545 सीट्स आपके पास कम से कम 274 सीटें होनी चाहिए, तभी आप लोग यूनियन गवर्नमेंट बना सकते हैं। चलिए, सपोज कीजिए कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अगर मैं एनडीए की बात करता हूं, तो टोटल एनडीए के पास 545 सीट्स में से टोटल सीटें आई 300। ठीक है, ऐसे में एनडीए की गवर्नमेंट बन गई। अब एनडीए क्या है भाई? बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अपने बेसिस पर अपने रीजनल इलेक्शंस को लड़ती हैं, मतलब अपने अपने बेसिस पर इलेक्शन लड़ती है, वो सभी पार्टियां मिलकर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो इन्होंने एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया है और उसी ग्रुप को एनडीए कहते हैं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है। उसी तरीके से अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, तो कांग्रेस में जो कांग्रेस की पार्टियों का ग्रुप है उसको यूपीए कहा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी यूपीए में कांग्रेस है। तो हमने बोला कि एनडीए में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो एनडीए गवर्नमेंट ने 2019 में प्राप्त करी, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हालांकि 350 के पार थी, वो 300 सीट्स हैं। सपोज करो कि 300 सीटों में से अगर मैं एनडीए की एक मेंबर पार्टी बीजेपी के बारे में बात करूं, तो बीजेपी के पास 250 सीटें थी। ऐसे में बाकी जो अदर एनडीए पार्टी है, अदर एनडीए पार्टी, जो अदर एनडीए अलायंस थी, उनके पास बाकी की 50 सीटें थी। और ये अदर एनडीए पार्टियां अभी भी एनडीए में थी, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सरकार बना पाई। जबकि देखा जाए तो आपको कम से कम 274 सीटें चाहिए, 274 सीट चाहिए अगर आपको यूनियन गवर्नमेंट बनानी है। अब सपोज करो कि ये एनडीए पार्टीज जो हैं, इसमें से बहुत सारी पार्टियां एनडीए को छोड़ चुकी हैं और उन्होंने यूपीए ज्वाइन कर लिया है। मतलब एनडीए की जो पार्टीज थी, जो पहले कभी बीजेपी को सपोर्ट करती थी, अब ये इस अलायंस को तोड़कर यूपीए अलायंस में एंटर होना चाहती हैं। और जब वो एंटर हुई, तब टोटल नंबर ऑफ एनडीए सीट जो पहले कभी 300 थी, वो घटकर 270 रह गई। ऐसे में साफ साफ पता लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है सरकार के पास। 274 सीटें चाहिए और 270 सीटें ही बची। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो गिर जाती है ना, कोई भी सरकार जो होती है वो गिर जाती है। तो ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, कभी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर को इसका अंदेशा हो जाता है कि यार मेरे पास मेजॉरिटी खत्म हो सकती है, तो वो इलेक्शंस को प्रीपोन करा लेते हैं। मतलब सर 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो उसको पहले बुला लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये होता क्यों नहीं है, मैं उसके बारे में आपको पूरा सुनना पड़ेगा लेक्चर, उसके बाद समझ में आएगा कि इंडिया में ये क्यों नहीं होता है नॉर्मली। तो प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन है उसको अनाउंस कर दीजिए। अब प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट है, उसके दिमाग में भी अब जो कंडीशन चलेंगी वो दो चलेंगी। पहली कंडीशन ये चलेगी कि हो सकता है कि हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, जो रूलिंग पार्टी है, शायद उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर इलेक्शंस को दोबारा अनाउंस कर ले। नहीं तो उनके पास सेकंड ऑप्शन सोच सकता है प्रेसिडेंट कि शायद इनके पास मेजॉरिटी है, मगर ये अपनी एक तरीके से पावर डिस्प्ले करना चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी चेक करना चाहते हैं कि अगर इंडिया में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, टाइम से पहले इलेक्शंस होते हैं, तो क्या ये लोग दोबारा जीत पाएंगे या नहीं। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनना शुरू हो गए होंगे कि सर बाय चांस अगर वो नहीं जीते तो क्या वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि वो 2019 के इलेक्शन जीते थे। तो अभी सब आंसर मिलेंगे यार। सपोज करो कि प्रेसिडेंट चेक करना चाहता है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट विल गो टू लोकसभा। प्रेसिडेंट विल गो टू लोकसभा, और प्रेसिडेंट का ये जो एक्टिविटी है, जब वो जाता है हाउस में जाता है चेक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को, इस टेस्ट को फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा जाएंगे और वहां पर खड़े होकर उन सभी पार्लियामेंटेरियन जो लोकसभा के मेंबर है, जो पूरे 545 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको बोलेंगे कि यार आपके प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है वो प्रीपोन होके 2020 में ही हो जाए, मतलब अगले ही साल हो जाए। मैं केवल आज ये देखने आया हूं कि आप में से कितने पार्लियामेंटेरियंस प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, है ना। आप में से कितने लोग प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। सपोज करो कि 278 लोगों ने हाथ उठा लिया।
मतलब 278 लोगों ने हाथ उठा लिया। मतलब कम से कम अगर हाथ उठते 274, इसका मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है। और हाथ उठाएं 278 लोगों ने, 278 लोगों ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है और प्राइम मिनिस्टर के री इलेक्शन के डिसीजन को आधी से ज्यादा पार्लियामेंट मान रही है कि हाँ करा लो। तो ऐसे में तो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे, है ना। प्रेसिडेंट को इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे। अब इलेक्शन को अनाउंस करने के बाद के भी चीजें आपके दिमाग में दो बनेंगी कि सर सपोज करो कि एनडीए गवर्नमेंट ये इलेक्शन हार गई, जो इलेक्शन 2020 में हुए एनडीए गवर्नमेंट वो इलेक्शन हार गई, यूपीए गवर्नमेंट जीत गई, तो क्या अब सरकार यूपीए की बनेगी या एनडीए ही कंटिन्यू करेगी? क्या ये वाले जो इलेक्शंस प्रीपोन हुए हैं इसकी कोई वैधता है? बेटा बिल्कुल है, ये रियल इलेक्शंस ही हैं। अगर बाय चांस इसमें यूपीए गवर्नमेंट जीत जाती है तो एनडीए की सरकार केवल 1 साल तक चली ये माना जाएगा और फिर यूपीए की सरकार एंटर करेगी। सेकंड प्रश्न बनेगा कि सर 2020 में इलेक्शन हो गए, 2024 वाले, है ना, तो अगले इलेक्शन क्या 2025 में होंगे? क्योंकि हमारे इंडिया में 5-5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये भी गलत है बेटा। इलेक्शन की पूरी साइकिल 5 साल की ही रहेगी, पूरा टेन्योर 5 साल का ही रहेगा। इसमें माना जाता है कि 2019 से 2020 तक फलाना पार्टी रही और बाकी का बचा हुआ टाइम पीरियड मतलब 2020 से 24 तक जो पार्टी रहेगी उसका डिसीजन 2020 के इलेक्शन में हो जाएगा। मतलब सर, मतलब बेटा ये कि भले ही आपने इलेक्शन को प्रीपोन करवा लिया हो, अगले इलेक्शन 2024 में ही होंगे। मतलब अगर मैं 2023 में भी इलेक्शन करवाऊं ना 2024 वाले, तो भी नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में ही होंगे। मतलब वो ओरिजिनल 5 साल की साइकिल आप तोड़ नहीं सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो ये भी एक मस्त चीज निकल कर आई। बट अगर सर सपोज करो कि 278 लोगों ने हाथ उठाया ही नहीं, ये तो तब कंडीशन हम समझ रहे हैं ना कि जब प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के साथ आधी से ज्यादा पार्लियामेंट है, तो उस केस में ऐसा कुछ होगा। बट सपोज करो कि जब हमारे प्रेसिडेंट फ्लोर टेस्ट करने आए, फ्लोर टेस्ट में उन्होंने देखा कि केवल 270 लोग ही हाथ उठा रहे हैं, मतलब केवल बीजेपी वाले ही हाथ उठा रहे हैं कि हाँ री इलेक्शन करवा लो, जबकि आधी से ज्यादा पार्लियामेंट मना कर रही है कि सर दोबारा इलेक्शन मत करवाओ। तो ऐसे में प्रेसिडेंट फिर क्या करे? ऐसे में भाई कंडीशंस दो बनती है। पहली कंडीशन, ये बात प्रूव हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है। कौन से प्राइम मिनिस्टर? करंट प्राइम मिनिस्टर। करंट प्राइम मिनिस्टर के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए री इलेक्शन तो होंगे नहीं। और प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई आप में से जितने लोग हैं ना, 545 लोग हैं, आप 545 लोग मिलके ये डिसाइड कर लो कि आप में से प्राइम मिनिस्टर आने वाले 4 सालों के लिए कौन बनेगा। क्योंकि दोबारा से लोकसभा इलेक्शन करवाना मतलब बहुत सारे पैसे खर्च करना, और ये लोगों के पैसे हैं। इट शुड नॉट बी वेस्टेड लाइक दैट। और अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि हम लोग इलेक्शन में कितने पैसे खर्च करते हैं, तो अगर हम लोग निकाले डेटा कि मतलब हम लोगों ने 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कितने पैसे खर्च किए थे, तो कहा जाता है, मतलब एक रिपोर्ट है बी क्यू प्राइम की रिपोर्ट है, और बी क्यू प्राइम की रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंडिया ने 2019 के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, 2019 के इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमने $8 बिलियन खर्च किए थे। $8 बिलियन का एक्सपेंडिचर किया गया था 2019 के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, जिसकी वजह से 2019 का इलेक्शन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन था, मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन। अब आप दिमाग लगवा सकते हैं अपना कि भाई अगर ऐसी प्रक्रिया 5 सालों में एक बार हो तो अच्छा लगता है, और कोई भी सरकार अगर इसको प्रीपोन करवाती है ये जानते हुए भी कि उसका टाइम पीरियड तो बढ़ेगा नहीं, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, इलेक्शन दोबारा से 5 साल में ही होंगे जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो वो क्यों बुलाएगी? और अगर फिर भी वो बुलाती है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ इररिस्पॉन्सिबल टास्क फ्रॉम द साइड ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व की जा सकती है प्री मैच्योरली मतलब जो उसका टाइम पीरियड है उससे पहले। और किससे?
कौन डिसॉल्व करता है? तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है। और कब डिसॉल्व करता है? जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए बोले। हालांकि इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट के बाद देखा जाता है कितने लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ है। अगर मेजॉरिटी लोग साथ में है तो इलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि सर सपोज कीजिए कि 2024 में इलेक्शन है हमारे, और 2024 में जनवरी में इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो गया। जनवरी में अगर इंडिया और चाइना का युद्ध शुरू होता है तो क्या ऐसे केस में भी इलेक्शन होगा? क्योंकि भाई ऐसे में तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमारे देश का हो जाएगा चाइना को हराना। सिंपल सी बात है। ऐसे में कौन मूर्ख इलेक्शन के बारे में सोचेगा? तो वही चीज यहां पर भी है बेटा। ये बोलता है कि सर सपोज करो हमारे पास, पहली बात तो बेटा आपको आर्टिकल 352 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जो कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी के रूप में मानी जाती है। और नेशनल इमरजेंसी को लगाने के बहुत से ग्राउंड्स होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल ग्राउंड्स पे लगाया जाता है पहली बात, और एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे लगाया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी को लगाने के ग्राउंड दो बनते हैं। एक्सटर्नल ग्राउंड ऑब्वियसली वॉर होता है, जबकि इंटरनल ग्राउंड में आपके पास आर्म्ड रिबेलियन आ जाता है। सोच के देखो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स आपस में ही लड़ रही हो। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सर सपोज करो कि अगर हमारा वॉर शुरू हो गया और हमने आर्टिकल 352 को इंपोज किया है एक्सटर्नल बेसिस पर। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग है, जो इंटरिम है, जो आप लोगों को समझनी चाहिए खुद से, वो क्या है कि अगर आर्टिकल 352 इंपोज हुआ है ऑन एक्सटर्नल ग्राउंड्स, और एक्सटर्नल ग्राउंड्स में दोस्तों केवल वॉर आ जाता है। अगर आर्टिकल 352 एक्सटर्नल ग्राउंड्स पर इंपोज हुआ है तो ही ये एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? कि सर अगर वॉर के बेसिस पर हमारा वॉर शुरू हो गया है और उसी साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन नहीं होंगे सर। जो प्रेजेंट हम लोगों की लोकसभा चल रही होगी ना, उसी लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जब आर्टिकल 352 इंपोज होता है तो इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। और इंडिया में बड़ी मस्त चीज है क्या, जब भी आप इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को इंपोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी 1 साल के लिए ही इंपोज की जाती है। मतलब ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल खत्म होने के बाद ये नेशनल इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आपको फिर से आर्टिकल 352 को पास करवाना पड़ेगा। मतलब बार बार पास करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पास करवा दिया तो जब और जितना मन चाहा उतना इमरजेंसी को खींच लिया। ये इंदिरा गांधी का टाइम नहीं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बड़ी कंटेंशियस इमरजेंसी थी। और अगर हम लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी रही है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंपोज की गई इमरजेंसी ही रही है। और अगर हम इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो 1975 में इस इमरजेंसी को इंपोज किया गया था, जिस समय प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। यह इमरजेंसी कुल मिला के 3 साल तक चली, 1977 तक चली। मतलब 1977 के जो मार्च महीने में इमरजेंसी खत्म हो गई थी और 1978 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी हारी थी। मगर जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी 1975 वाली, उसमें सभी लोगों ने एक चीज देख ली थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है ना तो वो अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर सकता है, और हो सकता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नाम की चीज ही ना बचे। और ऐसा इंडिया में बार बार नहीं होना चाहिए यार। इसलिए हम लोगों ने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, आर्टिकल 352 को अमेंड किया। क्योंकि उस समय जो इंटरनल ग्राउंड्स में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इंटरनल ग्राउंड्स में हमारे पास जो ग्राउंड है वो आर्म्ड रिबेलियन का है। वो आर्म्ड रिबेलियन का है। इससे पहले ये आर्म्ड रिबेलियन ग्राउंड नहीं हुआ करता था। इससे पहले इंटरनल ग्राउंड्स में आपके पास इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नाम से एक चीज लिखा हुआ था इस आर्टिकल में। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इस आर्टिकल को या इस वर्ड को हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। और क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर थोड़ा बहुत आपको बता दूं
तो उस समय इंदिरा गांधी के सामने खड़े हो गए थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी, कांग्रेस के सामने जनता पार्टी। कांग्रेस बोल रही थी गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ, जबकि जनता पार्टी बोल रही थी इंदिरा हटाओ और देश को बचाओ। सभी लोगों को लगना शुरू हो गया था कि एक बार जनता पार्टी को चांस देने में क्या है। और जब इंदिरा गांधी को यह लगना शुरू हो गया कि भाई उनकी पावर क्राइसिस में चल रही है, कभी भी उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर हटाया जा सकता है, तो इंडिया में इमरजेंसी को इंपोज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसके पीछे माना जाता है ब्रेन चाइल्ड संजय गांधी का था, इंदिरा गांधी के बेटे का था। तो ये सारी चीजें एक तरफ हटाओ, बट क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई है, जो चीज मैंने आपको बताई है कि नेशनल इमरजेंसी अब 1 साल के लिए ही इंपोज होती है, और 1 साल से ज्यादा इंपोज करनी है तो आपको इसको दोबारा से पास करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में जाहिर सा एक प्रश्न बनेगा कि सर अगर मैं नेशनल इमरजेंसी को एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे लगा दूं तो मेरा जो लोकसभा का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है 1 साल के लिए। तो ऐसा अगर मैं 5 बार कर दूं तो क्या 5 साल के लिए बढ़ जाएगा सर? मजा आ जाएगा फिर तो। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जिसके पास एक्सट्रीम मेजोरिटी हो, फिर तो वो अपने टाइम पीरियड को ऐसे ही बढ़ाएगा। तो इसमें भी ना एक शॉर्टकमिंग है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि आप इसको पास 3 टाइम से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो लोकसभा का टाइम पीरियड है आप 1-1 साल करके तो बढ़ा सकते हो, मगर वो 3 बार से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब सर 2024 में अगर मुझे इलेक्शन थे और मुझे इमरजेंसी लगानी पड़ी, इमरजेंसी लगाया तो वो 2025 तक टल गए इलेक्शन, 2025 में फिर लगाया 2026 तक टल गए, 2026 में फिर लगाया तो 2027 तक टल गए, राइट। अब 2027 में भी अगर वॉर खत्म नहीं हुआ, मुझे एक बार और लगानी पड़ी इमरजेंसी, तो मैं अब लगा नहीं सकता, मुझे आर्टिकल 52 को पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 352 में ही लिखा हुआ है कि आप 3 बार से ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करें तो वो बताता है कि भाई लोकसभा की मीटिंग्स होती हैं 1 साल में। और दोस्तों जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, लोकसभा की मीटिंग्स 1 साल में 3 होती है, जिसमें से एक तो है बजट, जिसको बी के नाम से जानते हैं, हो चुका है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून, जो इस बार लगने वाला है। और तीसरा सेशन है विंटर सेशन। और इसको तीनों को याद करने के लिए आप इसकी एब्रीवेशन बना लो, BMW। ठीक है जी। हर एक सेशन कम से कम 3 महीने का तो होता ही है, मतलब हो सकता है 3 महीने से पहले खत्म हो जाए। आप अगर इन तीनों सेशन का एवरेज टाइम पीरियड निकालोगे तो तकरीबन 3 महीने आप लोगों को मिल जाएगा। और हर सेशन के खत्म होने के बाद सारे पार्लियामेंटेरियंस 1 महीने के ब्रेक पर जाते हैं। मतलब सर सेशन 3 हो गए, सपोज करना, बहुत ध्यान से समझना, एक तो बी सेशन हो गया, ये 3 महीने चला, फिर मॉनसून सेशन ये 3 महीने चला, फिर विंटर सेशन आखिरी सेशन ये 3 महीने चला, और हर सेशन के बीच में आपने ब्रेक लिया 1-1 महीने। तो इस तरीके से काम तो आपने किया 9 महीने, और छुट्टी आपने मारी 3 महीने की, तो इन टोटल ये 12 महीने हो गए। तो 12 महीनों में आपने 9 महीने काम किया, 3 महीने छुट्टी मारी। अब सपोज करो कि जब आपका बजट सेशन खत्म हुआ तब आप सब चले गए ऑन ब्रेक फॉर 1 मंथ। अब आने वाला है आपका मॉनसून सेशन, और मॉनसून सेशन से पहले दिल्ली में फ्लड आ गए, आ ही गए। खैर फ्लड भी इतने बेहतरीन आए कि पूरी दिल्ली तबाह हो गई, यहां तक कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर तक पानी घुस गया। ठीक है जी, मैं मान के चल रहा हूं ऐसा कुछ, जिसकी वजह से मॉनसून सेशन नहीं हो पाया। तो मैं कितना डिले कर सकता हूं, ये पॉइंट नंबर 6 उसके बारे में बात करता है। हम लोग नॉर्मली 3 सेशन करते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई 1 साल में कम से कम आप लोगों को 2 मीटिंग तो बिठानी ही बिठानी है। 1 साल में जो 2 मीटिंग्स है ये तो कंपलसरी है। मतलब आपको 1 साल में 6 महीने तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, 6 मंथ्स, आपकी 3 महीने की तो 1 मीटिंग होती है ना, और अगर आपको 1 साल में 2 मीटिंग कम से कम करनी है तो मतलब 6 महीने तो कम से कम काम पे बैठना ही बैठना है। और वो यहां पर भी लिखा हुआ है, इसलिए कितने और बचे, अगर मैं 6 महीने काम करूंगा कम से कम, तो 1 साल में कितने और महीने बचे कि मैं छुट्टी ले सकता हूं, 6 महीने ना। तो वही यहां पर देखिए, दोबारा पढ़िए,
कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months इन 2 meetings ऑफ लोकसभा। इसका दूसरा मतलब यह निकाला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एक साल में लोकसभा की कम से कम 2 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। चलिए, अब सर कोई अटेंडेंस भी होती है क्या, मतलब जो मिनिमम अटेंडेंस भी होती है कि कम से कम इतने लोग प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग होगी, वरना मैं छुट्टी कर दूंगा सबकी। स्कूल में भी होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर स्कूल के बच्चे नहीं आते थे, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी अगर उस समय, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, है ना। कि यहां पर भी ऐसा है, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा है भाई। यहां पर लिखा हुआ कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 तो होना ही चाहिए हमेशा जब भी मीटिंग बैठेगी। मतलब सर टोटल स्ट्रेंथ है 545 और 545 का 1/10 अगर मैं निकालूंगा तो निकल कर आएगा 55, है ना। तो कम से कम 55 मेंबर तो हमेशा होने चाहिए मीटिंग में, और इसी को कोरम कहते हैं। कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस। चलिए, फिर है पॉइंट नंबर 8 जो कि आर्टिकल 108 के बारे में बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 108 है क्या? तो अगर किसी भी बिल को लॉ बनना है, मतलब अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है, जिसको हम लोग वैसे तो पॉल साइंस में एक्ट कहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल लेकर आना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा में, राज्यसभा में। दोनों हाउस उस बिल को अलग अलग पास करती है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। बट अब सपोज करके देखो, जैसे कि अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट सिनेरियो रख देता हूं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में लोकसभा में तो एनडीए गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, मगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एनडीए जो वो सरकार है उनके पास जो वो मेजोरिटी वो नहीं है। मतलब राज्यसभा में एनडीए के पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, जबकि लोकसभा में इनके पास मेजोरिटी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर कोई भी लॉ लेकर आए ये लोग, तो वो पास हो जाए लोकसभा में मगर राज्यसभा में अटक जाए, और राज्यसभा में अटक गया तो ऐसे में फिर वो आगे प्रेसिडेंट के पास नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति जब भी कभी होती है ना, तो आर्टिकल 108 का यूज किया जाता है। पहली बात तो पूरी मैथ बिठाती है पार्टी, छोटी मोटी पार्टियों को खरीदती है कि सर यस का बटन दबा देना, पास करवा देना। और अगर फिर भी पूरा दिमाग लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आर्टिकल 108 यूज होता है। अभी तक ये इंडिया में 3 से 4 बार यूज हुआ है, मतलब इन टोटल 4 बार यूज हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि आर्टिकल 108 बहुत कम यूज हुआ है। इसका मतलब ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा शायद, क्योंकि इतने शरीफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं है कि उनके पास ये फैसिलिटी हो और वो यूज ना करे, केवल ये सोचकर कि हमारा इंप्रेशन गलत जाएगा, है ना। आर्टिकल 108 क्या बोलता है? ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब सर अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों लोग इकट्ठे आके बैठ जाओ, लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स एक छत के नीचे आकर वोट करो। और ऐसी वोटिंग में डिसीजन हमेशा सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होता है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो मैं यहां पर आर्टिकल 108 के बारे में लिख देता हूं, और 108 आर्टिकल में जो डिसीजन है वो हमेशा सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि से जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उनके हाफ से एक ज्यादा, ये है सिंपल मेजोरिटी। मतलब सपोज करो 545 सारे ही आ गए, जितने मेंबर मैंने बोले थे वो सारे मेंबर आ गए, 545 सारे मेंबर आ गए। और अगर मैं राज्यसभा के बारे में बात करता हूं, तो राज्यसभा के भी 245 मेंबर आ गए। ये सारे सारे मेंबर आ गए उस दिन वोट करने के लिए जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग होनी थी। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 790। तो 790 में अब कैसे डिसीजन लिया जाएगा? तो हमने बोला कि सर जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, सारे ही प्रेजेंट है और सारे ही वोट करने आ रहे हैं, तो उनके हाफ से एक ज्यादा, मतलब अगर 790 के हाफ से एक ज्यादा करूंगा तो 396 आ जाएगा। तो मैंने बोला कि सर अगर 396 एमपी पास कर देते हैं ना बिल, तो ऐसे में दैट डिसीजन विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है जी, सिंपल मेजोरिटी
के बारे में आर्टिकल 108 में नहीं है, हालांकि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, मगर ये सिंपल मेजोरिटी है। और अगर देखा जाए तो सिंपल मेजोरिटी मतलब ज्वाइंट सिटिंग में 396 वोट चाहिए आपको, जो कि केवल जो पार्लियामेंट का लोकसभा है वही से आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के पास तो 545 सीट्स हैं और बिल को पास करने के लिए 396 सीट्स चाहिए, जो कि एलोन 545 में से आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है, ऐसे में हमेशा प्रेसिडेंट बनते हैं लोकसभा के स्पीकर। अब यहां पर भी दो चीजें हैं भाई, राज्यसभा के हेड को चेयरमैन कहा जाता है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, मतलब जो राज्यसभा का मॉनिटर होता है, वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता, मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं होता। जबकि जो लोकसभा का हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और स्पीकर पार्लियामेंट का मेंबर होता है। इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा आप हेड उसको बनाते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर हो, और इसलिए चेयरमैन और स्पीकर में से चुना स्पीकर को जाता है। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर स्पीकर ही क्यों ऐसी ज्वाइंट सिटिंग में हेड होता है, तो आंसर ये है कि सर चेयरमैन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, स्पीकर पार्लियामेंट का मेंबर है, इसलिए पार्लियामेंट के मेंबर को प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं स्पेशल पावर्स की लोकसभा में। स्पेशल पावर नंबर 1 है मनी बिल, विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110। व्हाट इज मनी बिल? भाई, इंडिया का कोई भी ऐसा बिल जो कि टैक्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, ऐसे बिल को मनी बिल कहा जा सकता है। सर किसके पास पावर होती है किसी बिल को मनी बिल बोलने की? तो आंसर है लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है किसी बिल को मनी बिल बोलने की या ना बोलने की। मतलब दोबारा स्पीकर आ गया सर? बिल्कुल आ गया यार। लोकसभा का स्पीकर अगर बोल देता है कि ये बिल मनी बिल है, तो वो बिल मनी बिल है। यहां तक क्लियर? और अगर कोई बिल मनी बिल है तो उस बिल को बस लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मगर सर आप तो बता रहे थे कि बिल जब एक्ट बनता है तब पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको पास करते हैं। बिल्कुल यार, आज भी वही है। तो फिर आर्टिकल 110 में क्या ये मैथ्स बदल जाती है? नहीं यार, आर्टिकल 110 में भी मैथ्स बदलती नहीं है। आर्टिकल 110 है पहली बात तो मनी बिल। मनी बिल को मनी बिल कौन बोलेगा? लोकसभा का स्पीकर बोलेगा। क्या होता है मनी बिल? ऐसा बिल जो कि टैक्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड मनी बिल। और अगर वो मनी बिल है तो वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा। ठीक है जी, आ गया लोकसभा में। और जब ये बिल लोकसभा पास करती है बेटा, तब ये बिल जाता है राज्यसभा के पास। मगर अभी तो मैं कह रहा था कि राज्यसभा के पास तो कोई पावर ही नहीं होती मनी बिल से रिलेटेड। बिल्कुल यार, 2 मिनट दीजिए, एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले तो ये बिल जाएगा लोकसभा के पास, जब ये बिल लोकसभा में पास होगा तब ये बिल राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा के पास इस बिल से रिलेटेड 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। सर आपके पास 14 डेज का टाइम पीरियड है, ऐसा बोलकर यह बिल उनको भेजा जाता है, और इस 14 डेज के टाइम पीरियड में राज्यसभा को कहा जाता है कि सर अगर आपने इस बिल को पास किया, फेल किया, या 14 डेज तक कुछ भी नहीं किया, तो हम 15वें दिन 15th डे हम इस बिल को पास मान लेंगे। गजब चीज होगी ना। मतलब राज्यसभा भले इस बिल को फेल करे या कुछ भी ना करे, तो भी 15th डे ये बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि लोकसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। क्योंकि भाई मनी बिल क्या है? मनी बिल होता है जो टैक्स पेयर का मनी है ना, मतलब जो आप लोग सरकार को पैसा देते हो एज अ टैक्स, वो जिस फंड में सरकार रखती है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। सपोज करो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को खर्चा करना है कुछ, हालांकि सरकार एक ही बारी में सारे खर्चों की परमिशन ले लेती है बजट में, बट अगर बजट में उसकी परमिशन नहीं ली, जैसे सपोज करो फ्लड्स आ गए दिल्ली में, हमको थोड़ी ना पता था फ्लड आएंगे। वो बात अलग है कि भैया दिल्ली इज अ सिटी ऑफ लेक्स नाउ, ऐसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, और दिल्ली में यमुना रिवर की ड्रेजिंग नहीं की गई, बहुत सारे सीवर्स की जो सिल्टिंग है जिसको आप बोलते हैं क्या कहते हैं अपना साफ सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये तो बाढ़ वगैरह सिचुएशन आनी थी, क्योंकि पानी का निकलने का रास्ता नहीं है। पानी आ तो गया, पानी के निकलने का रास्ता फिलहाल कहीं दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में हो सकता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैपिटल ऑफ इंडिया उसको बचाने के लिए खर्चा करे अलग से, जिसकी परमिशन उन्होंने बजट में नहीं मांगी थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन को मांगने के लिए फिर आपको मनी बिल पास करना पड़ता है।
और क्योंकि सरकार के पास पहले ही टाइम नहीं होता, सरकार पहली बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होती है, इसलिए राज्यसभा अगर टांग अड़ाए तो वो ना अड़ा सके, इसलिए उनको 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। कभी कभार बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनी बिल को पास होने में जो डिले है, राज्यसभा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिन का डिले कर सकती है कि मनी बिल पास ना हो? तो आंसर है 14 दिन, क्योंकि 15वें दिन तो मनी बिल को पास मान लिया जाएगा, है ना बढ़िया चीज। आर्टिकल 93 की बात करें तो आर्टिकल 93 बोलता है कि भाई जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब 545 मेंबर सारे एक साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, तब 545 में से किसी एक मेंबर को स्पीकर चुना जाता है और किसी दूसरे को डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। स्पीकर का मतलब हेड, मतलब मॉनिटर, और डिप्यूटी स्पीकर का मतलब वाइस मॉनिटर। उसी तरीके से हमारे जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलांकर, और पहले वाइस स्पीकर, मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं बोलना चाहिए, इनको डिप्यूटी स्पीकर बोलिए। जो पहले डिप्यूटी स्पीकर थे उनका नाम अनंत शयनम अयंगर था। चलिए, अब सपोज करो कि तुम लोगों ने इलेक्शन लड़ लिए, किसके? लोकसभा के। और आपके इलेक्शन में जीतने के बाद ये बात सामने निकल रही है कि सर आपने इलेक्शन में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी ना आपके पास, वो क्वालिफिकेशन आपके पास पूरी नहीं थी। मीडिया में ये बात चलने लग गई कि इस इंसान के पास क्वालिफिकेशन नहीं थी जब इसने इलेक्शन लड़ा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और अब ये जीत गया है तो क्या इस इंसान को हटाया जाएगा? तो भाई, भले ही आपके पास क्वालिफिकेशन थी या मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूं, ये फाइनल डिसीजन हमेशा प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि वो मेंबर को डिस्क्वालीफाई करूं या वो क्वालिफिकेशन वाला मेंबर है, क्वालिफाई कर चुका है, उसको नहीं हटाया जाएगा। और प्रेसिडेंट ये डिसीजन तभी लेता है जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर चुका हो। दोबारा समझ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो 2024 में हम नेक्स्ट इलेक्शंस होने हैं लोकसभा के, आप खड़े हो गए, और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आपको बहुत सारी क्वालिफिकेशन पढ़ाई, जैसे कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, कोई सरकारी नौकरी आपके पास नहीं होनी चाहिए, और आपके पास आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मतलब जो ब्रेन डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, प्लस आप दिवालिया नहीं होनी चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। सपोज करो कि आप बैंकरप्ट हो, आप बैंकरप्ट हो, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपकी बैंकरप्सी को चेक नहीं किया और आपके नॉमिनेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, आप बैंकरप्ट थे, इलेक्शन तो तुम जीत गए, और आपके इलेक्शन जीतने के बाद आपकी बैंकरप्सी की खबर मार्केट में आ गई कि भाई ये इंसान तो बैंकरप्ट था, और किसी बैंकरप्ट इंसान को इलेक्शन तो कभी लड़ने दिया ही नहीं जाता, फिर इसको कैसे लड़ने दिया गया? तो इसलिए हम मांग करते हैं कि इस मेंबर को हटा दिया जाए। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लेगा। उसके बाद 13th है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की छुट्टी मार सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि जब भी सेशन होगा, मतलब हमारे पास 3 सेशन होते हैं ना बीएमडब्ल्यू के नाम से, बजट, मॉनसून, विंटर। तो जब भी कोई सेशन होगा, हर एक सेशन 3 महीने का ऑन एन एवरेज होता है। तो अगर कोई मेंबर किसी एक सेशन से लगातार 60 दिनों तक एब्सेंट है बिना परमिशन के, 60 डेज हो गए आपको लगातार, आप उस मीटिंग में नहीं आए और आपने छुट्टी की कोई परमिशन भी नहीं ली, तो ऐसे में जो हेड होता है ना, वो आपके स्थान को टर्मिनेट कर सकता है, वो आपकी मेंबरशिप को हटा सकता है, ये बोलकर कि भैया बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बंदा है ना। आर्टिकल 110 मनी बिल है, तो आर्टिकल 112 बजट है, ये सब चीजें आप लोगों के सामने है। अब चलते हैं कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, उसमें क्या चीजें नई है। तो दोस्तों, अगर मैं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूं तो पहली बात 4 स्ट्रक्चर की ये बिल्डिंग है, इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो इस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये 4 स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। जो टोटल एरिया जिस पर ये बना है वो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी टोटल एमपीओ की बैठने की जगह 1224 एमपी है। टोटल बनाने का खर्चा 970 करोड़ आया है, और इसका जो डिजाइन है वो ट्रायंगुलर डिजाइन है। सर किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है? तो अगर पूछा जाए कि किस इंसान ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन करी है, तो आंसर है बिमल पटेल। बिमल पटेल वो इंसान है जिन्होंने हमारे इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन किया है।
ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो पूरी सड़क है उसके ऊपर मिनिस्ट्रीज ही मिनिस्ट्रीज बन रही है। हर मिनिस्ट्री का ऑफिस बन रहा है, जिसमें एक पार्लियामेंट बिल्डिंग भी थी जो बनकर तैयार हो चुकी है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसको टीपीआई कहते हैं आप, सॉरी टीपीएल कहते हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इनको ठेका दिया गया था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने का। चलिए, गजब चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, जो पहले कभी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में होता था। और ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने बनी हुई है। अगर आप ये सर्कुलर शेप देख रहे हैं तो ये वाली बिल्डिंग तो हम लोगों की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने जो ये ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वो बिल्डिंग है जिसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने इस साल करवाया है। और अब जो मॉनसून सत्र होने वाला है, मॉनसून सेशन, वो इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। तो सर ये क्या चीज है? पहली बात तो भाई ये ट्रायंगुलर डिजाइन है जो कि यूनिक है बहुत अपने आप में ही, और इस डिजाइन के अंतर्गत मैक्सिमम फंक्शनैलिटी को लगाया गया है। मतलब सारी मॉडर्न एमेनिटीज हमने इसमें लगाई है। जैसे अगर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो भैया जब वो बनी थी ना, तब उस समय एयर कंडीशनर्स नहीं हुआ करते थे। तो जब हम लोगों ने इंडिया में उसको अडॉप्ट किया, जब एसीज लगवाए, तो उसकी फिटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ी और जर्जर हो गई है पूरी की पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहां तक कि इसका सीवरेज सिस्टम भी बड़ा बेकार था, बट हम लोग काम चला रहे थे अब तक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ क्या है कि ये ओरिजिनली केवल एक हाउस को ही बिठाने के लिए बनाई गई थी। मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था इसमें कि कभी एक से ज्यादा हाउस भी इसको बिठाना, मतलब यहां बिठाना पड़ेगा, बट हमने जुगाड़बाजी करके इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही बिठाए। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं दोस्तों, तो अगर आप देखोगे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो इस बार हाउस बना है जिसका नाम लोकसभा है, तो उसकी छत पर जो हम लोगों का नेशनल बर्ड है जिसको पिकॉक बोलते हैं, उसका डिजाइन दिया गया है, उसकी थीम दी गई है। यहां पर जो टोटल कैपेसिटी है, अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं, तो ये लोकसभा 888 लोगों को बिठा सकती है, जबकि अभी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में है उसमें 545 लोग ही बैठ सकते थे। ये 888 लोगों को बिठा सकती है। और सपोज करो अगर राज्यसभा के सारे लोग भी साथ में आ गए, तो इसकी 888 सीट की जो वो कैपेसिटी है वो बढ़कर 1272 हो सकती है। मतलब वैसे तो हमने नॉर्मली 888 लोगों के बैठने की जगह बनाई है, बट जैसे कि हमें पता है कि ज्वाइंट सेशन हो सकता है कभी भी, और ज्वाइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर एक ही छत के नीचे आके बैठते हैं, तो ये 888 लोगों की बैठने की जगह बढ़कर 1272 हो सकती है। मतलब गजब कैपेसिटी है। जबकि राज्यसभा के बारे में बात करें तो बेटा राज्यसभा की जो थीम है छत की, वो हमारे नेशनल फ्लावर लोटस के ऊपर आधारित है। 348 लोग यहां पर बैठ सकते हैं, जबकि अभी प्रेजेंट लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में 245 सीटों की कैपेसिटी थी। यहां पर 348 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, सफिशिएंट स्पेस है। इन दोनों हाउस के बाद फिर अगला हॉल है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जो कि इस पूरे ट्रायंगुलर बिल्डिंग के सेंटर में लोकेटेड है। कोई सेंट्रल हॉल इसमें नहीं बनाया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। मतलब हमारा जो दिल्ली है वो जोन 4 में आता है। पहली बात तो आप जान लीजिए, 4 जोन का मतलब होता है कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप, 4 रिक्टर स्केल का भूकंप अगर आया तो दिल्ली तबाह हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, जोन नंबर 4 में आते हैं, और 4 रिक्टर स्केल के भूकंप यहाँ पे नॉर्मली आ सकते हैं। इसलिए वो जोन जहां पे 4 रिक्टर स्केल के भूकंप अमूमन आ सकते हैं, ऐसी जगहों पर जो बिल्डिंग बनती है वो कम से कम 4 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेलने लायक बनती है। मगर अगर मैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूं तो ये 5 रिक्टर स्केल के भूकंप को भी झेल जाएगी। मतलब हमने इसको इतने अच्छी तरीके से बनाया है कि ये जोन 5 में अगर होती तो ये जोन 5 के भूकंप को भी झेल लेती। हालांकि दिल्ली जोन 4 में आता है। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है जो पहले नहीं थी, यहां पर हमने इसको अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। इसी के साथ इको फ्रेंडली है भाई। कैसे इको फ्रेंडली? इसलिए है क्योंकि ये अपने टोटल एनर्जी के खपत का, मतलब अगर 100% एनर्जी हमारी पार्लियामेंट यूज करती है, तो 100% एनर्जी में से 30% एनर्जी जो है ये तरह तरह के रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज कर लेती है। मतलब बहुत से एनर्जी सेविंग डिवाइस लगे हैं, जैसे कि ऊपर छत पर आप लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हैं,
जिसकी वजह से जो 100% एनर्जी की डिमांड है उसमें से 30% तो रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो जाती है। प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया है, सोलर पावर जनरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट की गई है इस डिजाइन में। एनहेंस्ड कमेटी रूम्स हैं, मतलब भाई ऑडियो विजुअल सिस्टम इतना मस्त और सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है कि अगर आप अभी जब हम लोगों का मॉनसून सेशन शुरू होगा और जब उस सेशन की जो वीडियो है जब वो लाइव होगी तब आप देखोगे ऐसा लगेगा जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हो रही हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही हो, इतनी शानदार तरीके से हम लोगों ने पार्लियामेंट बनाया है। प्लस सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी वो क्या है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए छत पर बनाई गई है मीडिया फैसिलिटी। मतलब अगर कोई भी मीडिया पर्सनल आकर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है या कोई भी मीडिया पर्सनल आकर सेशन को रिकॉर्ड करना चाहता है तो 530 मीडिया पर्सनालिटीज की बैठने की जगह हमने गैलरी में बनाई है और हर एक सीट से पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखी जा सकती है। तो ये भी गजब की चीज है। तो देखा जाए सेफ्टी मेजर्स हो, इको फ्रेंडलीनेस हो, मॉडर्न फैसिलिटीज हो और अगर कोई इसका डिजाइन हो तो सारी चीजें ये सोचकर हम लोगों ने बनाई है कि आने वाले 100 सालों तक इंडिया को दोबारा से अपने पार्लियामेंट को रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन उस समय पूछा था कि सर हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनाई है, हमारे पास ओल्ड पार्लियामेंट थी। तो नहीं, बात तो आप लोगों की सही है यार, और हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट इसलिए बनाई है क्योंकि देखो अगर आने वाले टाइम में राज्यसभा या लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ऐसे बड़े हुए लोगों को बिठाने की जगह ओल्ड पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए हम लोगों को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो चाहिए थी। तो दोस्तों यहां पर खत्म हो जाता है पार्लियामेंट के टॉपिक। नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे आप लोग मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 58 हम लोगों ने पढ़ा था, कौन होता है प्रेसिडेंट, क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा जो कि कल है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।